नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास जहां से समापन की थी वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, जो आपने देखी होगी 9 बजे। ये दूसरी क्लास है आपकी, और हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी। आज हिंदी और साइकोलॉजी का पूरा रिवीजन कोर्स खत्म कर देंगे। इसके बाद दे दनादन इनके प्रश्नों की श्रृंखला, कम से कम साइकोलॉजी में 1000 प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे। मैंने बोला था कि हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। मैं कब कराऊंगा ये मुझे नहीं पता, बट हो जाएगा। चलो अब हमें पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट, जीन प्याज। कौन है भाई? जीन प्याजे। चलो इनके लिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं। चलो आज ये कलर रखते हैं। जीन प्याजे महोदय को संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किसने किया? जीन प्याजे महोदय ने किया। किसने किया भाई? जीन प्याजे महोदय ने किया। इनका संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से था। जीन प्याजे का संबंध किससे था? विकासात्मक मनोविज्ञान से था। इन्होंने बालकों के विकास का अध्ययन किया। इसमें इन्हें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता होगा। आपने सुना होगा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसका उपनाम देख लीजिए, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासी अवस्था का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है संगठन और अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन दो होते हैं, संगठन और अनुकूलन। आत्मसातीकरण, विशिष्टीकरण। आगे चलते हैं दोस्तों। संगठन क्या होता है? प्रत्यक्षी एवं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना। अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना अनुकूलन क्या कहलाता है। तो देखो, संगठन क्या होता है? प्रत्यक्ष एवं बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करना, मतलब जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिख रही हैं, और बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना प्रत्यक्ष संगठन कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान, मतलब पहले वाला ज्ञान और अब के ज्ञान में, जैसे कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा हो, अब रिवीजन कर रहे हो, तो निश्चित है कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर किया करें, क्लास कैसी लगी आपके। कमेंट मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान कर दे। तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य जो संतुलन स्थायी करना होता है, वो अनुकूलन के। आत्मसातीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, अपने अंदर रख लेना, उसको प्राप्त करना। विशिष्टीकरण क्या होता है? नवीन ज्ञान का विस्तार करना। अगला देखते हैं भाई। विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। ये चारों अवस्थाएं रट लेना इनको। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संवेदना गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदना गामक अवस्था या संवेदीय पेशीय अवस्था। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संवेदी पेश की अवस्था कब से कब तक होती है? तो संवेदी पेश की अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री अवस्था कितने? 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के मध्य होती है। तो संवेदना गामक अवस्था या संवेद पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। आगे चलते हैं दोस्तों हम। संवेदी गामक अवस्था या अपन संवेदी पेशीय अवस्था की बात करते हैं। इसकी उम्र जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पहली देखो अवस्थाएं, पहली हमने बताई आपको संवेदी गामक अवस्था। इंपॉर्टेंट तो यही अवस्थाएं, यही पूछा जाता है। संवेदी गामक अवस्था कब है? जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 11 से 15 वर्ष। अब यहाँ से इनके बारे में जो पूछा जाएगा उसको याद रखना। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये तो सबको पता होगा। आगे चलते संवेदना क्या होती है? संवेदनाओं को समझना। गामक क्या होते हैं? शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं गामक कहलाती हैं। तो मतलब संवेदनाओं को समझने के साथ साथ जो शरीर से की जाने वाली क्रियाएं होती हैं संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। जो पहली बार करे तो बालक हाथ पाँव को चलाना, उठाना, दौड़ना, ये 2 से जन्म से 2 वर्ष के अंदर सब सीख जाता है। बाल विकास में पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। गामक क्रियाएं क्या होती हैं? पकड़ना है, खेलना है, लिखना है। गामक क्रियाएं जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ठीक है। चलो भाई आगे हम देखते हैं। अब प्रकाश के प्रति सचेत हो जाना, व्यवहारों में विभेद करने, यही सब तो गामक होता है। स्कीमा क्या होती? स्कीमा शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हों, स्कीमा कहलाती। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से क्या हों? जुड़ी हों, क्या कहलाती? स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती? स्कीमा कहलाती हैं। आगे देखते हैं। ठीक है। इस अवस्था में लगभग 200 माह का बालक वस्तु स्थायित्व के गुणों को सीख जाता है। वो 200 माह नहीं, माफ़ कीजिए, 20 माह का बालक वस्तु स्थायित्व के गुणों को सीख जाता है। तो एक अपन यहाँ लिख सकते हैं, जो संवेदी गामक अवस्था होती है इसमें बालक क्या वस्तु स्थायित्व के गुणों को सीख जाता है। काहे कि वस्तु स्थायित्व के गुणों को सीख जाता है। चलो अगला अब दूसरा देखते हैं भाई।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था ये 2 से 7 वर्ष की होती है। बालक के अंदर विभिन्न वस्तुओं के प्रति संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। तो विभिन्न वस्तुओं के बीच कुछ संप्रत्यय विचार आना कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। विशेषताएं क्या होती हैं? इस अवस्था में बालक पड़ोसियों के साथ खेलता है, तो वर्क ऑफ चाइल्ड एज भी कहते हैं इसे, ठीक है। बालक का प्रतीकों, शब्दों, चित्रों का आरंभ हो जाता है, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। बालक प्रतीकात्मक खेल कब खेलता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों में प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। सही अनुपात का अंतर सही नहीं कर पाता, मतलब अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता, चित्र तो बनाएगा लेकिन सही नहीं बना पाए। इस अवस्था में विलोमता के गुण पाए जाते हैं, मतलब विलोमता में ये वो नहीं कर सकते, जैसे हम कह दो इन्वर्सल रिएक्शन होती है कि H2O से H2O बने, उसे तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, विलोमिता नहीं। सजीवता के लक्षण को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में चिंतन तार्किक होता है या मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। बालक इस अवस्था में सही अनुपात का अंतर कर लेता है, क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम को भी समझने लगता है। इस अवस्था में आत्म केंद्रीयकरण के स्थान पर बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बाह्य जगत पर ध्यान देने लगता है, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है, आत्म केंद्रीकरण के स्थान पर काय को बाह्य जगत को ज़्यादा ध्यान देता है। स्कीमा की विशेषता वाला हो जाता है, मतलब स्कीमा हो जाता है। स्कीमा क्या होता है? देखो अभी हमने आपको बताया था स्कीमा क्या होता है, जस्ट नाउ आपको हमने पढ़ाया था कि जो स्कीमा होती है उसको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। एक बार फिर पढ़ लीजिए। शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। हर चीज़ को देख रहे, स्पीड में चल रहे लेकिन फिर भी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त मतलब होता है जो दिखे नहीं, मूर्त मतलब होता है दिखे, माने नहीं, मूर्त माने दिखने वाला। जो ना दिखने वाला हो मतलब अदृश्य हो, उसके बारे में सोचने, जैसे न्यूटन ने खोज की गुरुत्वाकर्षण बल की, दिखता था। निर्णय शक्ति, स्मरण मनन आदि करने लगता है। बालक अंकों का प्रयोग करना सीख जाता है। इससे बालक गूढ़ रूप से विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करना सीख जाता है। अगला देखते हैं भाई। इस अवस्था में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सीखता है। इस अवस्था में कार्य करने को समझ जाता है। इस अवस्था में बालक मुख्यतः बहिर्मुखी हो जाता है। जीन पियाजे ने सर्वाधिक महत्व वातावरण को दिया। किसको दिया? सर्वाधिक महत्व किसको दिया? वातावरण को दिया। चलें आगे चलते हैं। तो चारों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई। देखो एक बार इन चारों अवस्थाओं को मैंने फिर लिख दिया। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, गामक क्रियाएं स्कीमा से होती हैं। जीरो से 2 माफ़ कीजिए, जन्म से 2 वर्ष होती है ये। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। असामान्य होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रत्येक वस्तु को संप्रत्यय करने से समझने लगता है, 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक 11 वर्ष के बाद होती है। हाँ चलें। शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था तुम्हारी काय में आती है? संवेदी गामक अवस्था में आती है आधी। बाल्यावस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। चलें आगे। संरक्षण का नियम, शैशवावस्था जो होती है औपचारिक अवस्था में आती है। पूर्व प्रजात्मक अवस्था, चलो हटाओ। जेरोम बूनर का संज्ञानात्मक विकास। तो जेरोम बूनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र में कार्य किया। वह क्षेत्र जिसका संबंध मानसिक प्रक्रिया से संज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाता है। स्मरण, चिंतन, तर्क आदि को संज्ञानात्मक क्षेत्र कहा गया। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मुख्य आयाम इन्होंने क्या बताया? बुद्धि बताया। बुद्धि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बुद्धि के परीक्षण आपके कोर्स में तो पढ़ा दिए जाएंगे। जेरोम बूनर में सबसे पहले अध्ययन, आज जो हो जाए तो लास्ट जो क्लास होगी 9 बजे की आपकी रात्रि में, जो अंतिम क्लास होगी आज की, उसके कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि सर अभी साइकोलॉजी में ये रह गया और हिंदी में रह गया। जो रह जाएगा उसको मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, वरना कल तो दे दनादन संस्कृत और पर्यावरण पे कूंज करेंगे अपन। जेरोम बूनर ने क्या बताई? 3 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा क्रिया निर्माण या क्रियात्मक विधि या निर्माण विधि है, तो इन्होंने इनएक्टिव स्टेज बताई जन्म से 2 वर्ष तक। प्रतिबिंबात्मक आइकॉनिक स्टेज इन्होंने बताई है। छायात्मक प्रतिमा अवस्था 2 से 7 वर्ष। चिन्ह आधारित अवस्था, संकेत आधारित अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज इन्होंने बताई 7 से 16। क्रियात्मक विधि का निर्माण जन्म से। इस अवस्था में बालक शरीर की गामक क्रिया करता है, वही गामक क्रिया हो गई। ये तो दोनों मिलती हैं, मतलब संवेदी गामक अवस्था इनकी मिल रही। चलना, दौड़ना, हाथ पैर चलाना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना। इस अवस्था में भाषा का महत्व नहीं होता है, ज्ञान के आधार पर कोई भी कार्य नहीं। प्रतिमा आधारित अवस्था, प्रतिमा आधारित अवस्था या छायात्मक प्रतीकात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। संप्रत्यय होता है। बालक सूचनाएं संप्रत्यय के द्वारा मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? प्रतिमा के द्वारा, प्रतिबिंब, चित्र आदि। इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है।
सर्वाधिक महत्व गति पर जोर देता है। तीसरी है संवेगात्मक अवस्था या चिन्ह आधारित अवस्था, 7 से 16 वर्ष की। इस अवस्था में मानसिक विकास चिन्ह संकेतों पर आधारित होता है, मतलब कोड वर्ड होते हैं। प्रतीक्षात्मकता में या तुमने देखा हो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो चिल्लाते हैं क्वाई क्वाई हैं म्यू, उनका कोड वर्ड होता है कि आओ खेलें, आंखों में इशारों में बात हो जाती है, कौंकवाते हैं। अरे कई मेरे कोचिंग के बच्चे होते हैं तो एक बैच की छुट्टी कर देते हैं तो दूसरे बैच के लड़के वहीं खड़े रहेंगे, कई प्रकार की आवाज़ निकालेंगे, मतलब उनका कहने का मतलब मेरे मित्र की भी छुट्टी करो सर है। तो ऐसे इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो देखो जीन पियाजे ने 4 बताई, जेरोम मीनर ने 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है, सर्वाधिक महत्व इन्होंने वातावरण, व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया पर दिया। इन्होंने सर्वाधिक महत्व शिक्षा संस्कृति, एक बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है, इन्होंने कहा था, जेरोम बीनर ने कहा था। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अच्छा ये हो गया है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये सब हो गया था। चलो अब अपन नैतिकता के कोहलबर्ग के सिद्धांत पे आते हैं। महान इंपॉर्टेंट सिद्धांत, महान इंपॉर्टेंट लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। यह 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। कितने? 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए होता है। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। 3 स्तर इनके कौन कौन से होते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो कितने स्तर बताए उन्होंने? 3 स्तर बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और अपरम। दंड इसमें 2 होते हैं, दंड और नियम। इसको प्री कन्वेंशनल स्तर कहते हैं, इसे कन्वेंशनल स्तर कहते हैं, इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्तर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, 6 अवस्थाएं बताएं। इसमें सहयोगकर्ता, समाज और विद्यालय एक में आता है। औपचारिक मूल और सार्वभौमिक रूप से होते हैं। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, लियोवाइगोत्स्की। चलें, तो ये नैतिकता का लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत इतना ही है। आप इतनी देखिए, आपके टीईटी में इतना ही है, सीटेट में ज़्यादा पूछा जाता है, तो टीईटी के लिए इतना है। संज्ञानात्मक विकास का लियोवाइगोत्स्की, अभी जीन पियाजे पढ़े, जेरोम बूनर पढ़े और लॉरेंस कोहलबर्ग। ये कोहलबर्ग वो नहीं है कर्ट लेविन वाले, मतलब गेस्टोलवादी कोहलबर्ग नहीं है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। ठीक है, वो ठीक है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, सामाजिक अंतःक्रिया से सिद्धांत, भाषा का अंतरीकरण, ये इनकी लियोवाइगोत्स्की की थ्योरी थी। ठीक है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कारकों व भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अन्य नाम इसको क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ZPS, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, हाँ, विकास या सामाजिक अंतःक्रिया, MKO, द मोर नॉलेज और अदर, उच्च स्तरीय ज्ञान दूसरों से करना। 100% वास्तविक क्षमता स्तर होता है, 70% कारकारिणी होता है, 30% ZPD होता है, जोन ऑफ प्रोमैक्सिकल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ZPD क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम इस सिद्धांत में समझेंगे और इस सिद्धांत का सार ही ZPD पर है। रूस के मनोवैज्ञानिक लियोवाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बालक की प्रक्रिया समाज का प्रमुख योगदान होता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप किसी बालक का सामाजिक विकास होता है। समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप किसी बालक का सामाजिक विकास होता है। किसी भी बालक का व्यक्तिगत विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका सामाजिक विकास ना हो सके, मतलब इन्होंने सामाजिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया। वाइगोत्स्की के अनुसार कोई भी व्यक्ति सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में धीरे धीरे करके उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे MKO कहते हैं, जैसे शिक्षक है, कोच है, प्रणाली है, ये सारे। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में वास्तविक क्षमता कारकारिणी विकास के अंदर अर्थात निर्देशक एवं अधिगमकर्ता के बीच की दूरी को समीपस्थ क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ थे, ठीक है, आप हैं बालक BTC के, आपको करनी है TET क्रॉस, ये है TET, इसके आपको क्या करनी है? TET करनी है। बहुत समझना, इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए आपको कितने नंबर? 90 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 90। अब आप BTC के छात्र ध्यान से सुनना, आपके लिए ये रास्ता है, पूरी इसी रास्ते पे चलेंगे आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैं कलर चेंज करके समझा देता हूँ। आपने क्या किया कि आप यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए? आप यहाँ तक पहुँच गए, आपके 80 नंबर आने लगे। अच्छा बताओ, चाहिए पास के लिए 90 नंबर, तो ये जो बीच का स्थान होगा, ये जो बीच का स्थान होगा ना, ये बीच का, ये 10 नंबर जो होंगे, ये हमने आपको आज रिवीजन के द्वारा करा दिए, तो आप कहाँ पहुँच गए? 90 नंबर पे पहुँच गए। तो ये जो 10 नंबर का हमने सहयोग किया, तो इसमें क्या है, देखो, वास्तविक क्षमता कारकारिणी के अंतर को अर्थात निर्देशक एवं अधिगमकर्ता। आप अधिगमकर्ता हैं, सीखने वाले हैं, मैं निर्देशक हूँ। ठीक है, तो जो बीच का अंतर मैंने आपके 10 नंबर का पूरा किया, चलो पेन का कलर फिर चेंज करते हैं, जो मैंने बीच का ये अंतर आपका पूरा किया 10 नंबर का, आप अधिगमकर्ता हैं, आप BTC के विद्यार्थी हैं, मैं मास्टर हूँ पढ़ाने वाला TET का, तो ये जो 10 नंबर का अंतर पूरा किया, यही बेटा ZPD कहलाता है। अर्थात सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम
कि जो जोन ऑफ डेवलपमेंट्स होता है बीच में दिया जाता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो शुरू में साइकिल नहीं पकड़ेगा, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, फिर आपको उसमें चलाने में बताएगा दाएं साइड चलो, बाएं साइड चलो। या जैसे आप पढ़ाई कर रहे, आपको पता है कि मुझे 120 टारगेट करना, आपके 100 नंबर हो गए तो 100 से 120, वो जो 20 नंबर का होगा वो आप किसी से सहायता मांगे। वो सहायता क्या होती है? विकास समीपस्थ केंद्र होता है, ZPD होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निर्देशक सहयोगात्मक रूप में अधिगम करता और समस्या का समाधान करता है। चलें आगे, तगड़े वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। चलें इनको पढ़ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। विकास का संबंध होता है परिपक्वता से, अवृद्धि से, आयु से और अवधि। तो विकास का संबंध परिपक्वता से भी होता है, अवृद्धि से भी होता है, आयु से, क्योंकि विकास एक व्यापक शब्द है, अवृद्धि एक संकीर्ण शब्द है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करता है परिपक्वता, प्रेरणा दोनों। तो दोनों अधिगम को प्रभावित कर देंगे। क्यों करेंगी? अब बच्चे के अंदर परिपक्वता मतलब वो शारीरिक रूप से परिपक्व है, लेकिन उसके अंदर प्रेरणा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि अब प्रेरणा प्रेरित नहीं है, वो अंतः प्रेरित नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। या अभी प्रेरित है, वो स्वस्थ नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? तो दोनों इसमें जरूरी है। विकास की अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सभी ऑल ऑफ दीज। विकास का स्वरूप होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है सशक्त बनाना, अधिग्रहण करना, धारण करना, उपरोक्त सभी करना। अधिगम प्रक्रिया के लिए होता है अभ्यास करना, प्रेरणा, क्रिया तथा अनुभव और सभी। तो अधिगम के लिए आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा, आप मोटिवेट भी रहना पड़ेगा, आपको इंस्पिरेशन भी मिलनी चाहिए कहीं से। क्रिया और अनुभव, क्रिया भी करें और उससे जो अनुभव है उसको भी लें, चाहे वो सफल अनुभव है या असफल अनुभव, तो सभी होगा। परिपक्वता प्रभावित होती है अभिप्रेरणा से, वंशानुक्रम से, प्रजातीय प्रभाव से, सभी से। जो परिपक्वता होती है अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से भी होती है, प्रजातीय प्रभाव मतलब जहाँ आप रह रहे हो उस कल्चर से, वातावरण कह सकते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा तो ये वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था, सामाजिक, तो सभी होती हैं। किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती? काम जो होता है, काम की मूल प्रवृत्ति ही जीवन में उथल पुथल मचाती। इसी उम्र में भाई ये लफड़ा चलता है, समझ गए होगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेम का वाला है, प्रेमिका को प्रेमी चाहिए, प्रेमी को प्रेम का। तो ये सब काम भावना की वजह से पूरा जीवन क्या होता है? उथल पुथल रहता है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है, शैक्षिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भाई साहब निर्देशन की आवश्यकता करती है। किशोरावस्था में पूछे किस क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी क्षेत्रों को लगा के आएंगे। किशोरावस्था में किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान, अरे ये तो अपना स्टेनली हॉल है, बच्चा है, बाल मनोविज्ञान का जनक है। संवेग आधारित होते हैं, सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास मान सब पे होते हैं। किशोर में मुख्य योगदान होता है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास का मानसिक, तो सभी हो जाएगा। चलें आगे। समायोजन का संबंध होता है मानसिक विकास से सामाजिक। तो समायोजित व्यक्ति कहाँ होता है? समाज में होता है, मानसिक रूप से समायोजित नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है आनंद एवं सुख से, व्यक्ति विभिन्नता से, आत्मगौरव से, उपयुक्त सभी से, तो सभी से। शारीरिक वृद्धि का बोध होता है शरीर के आकार में, शरीर संरचना से, शरीर के अनुपात से, सभी से। शारीरिक वृद्धि भाई शरीर का आकार कैसा है, रचना कैसी है, अनुपात कैसा है। मानसिक विकास का बोध होता है तो इसमें भाषा के विकास से, प्रत्यक्षीकरण से, प्रत्यय, उपरोक्त सभी से। मानसिक विकास में निहित होता है वंशानुक्रम योग्यता, अर्जित योग्यता, दोनों ही, तो दोनों ही। कोहलबर्ग ने अपने 5 अवस्थाओं की चर्चा की थी, भाई देख लीजिए। पूर्ण नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, देवदूत की अवस्था और युक्त आलोचना की अवस्था, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ये लेक्चर होता है ख़त्म और आपकी यहाँ पे बाल विकास क्या हो गई? बाल विकास समाप्त हो गई। अब आपका रह गया है, देखो हम बता दें क्या रह गया आपका। एक लेक्चर रह गया समावेशी शिक्षा, मतलब समावेशी शिक्षा, यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर आते हैं, पूरा कवर हो जाएगा। और एक रह गया आपका अधिगम का, मतलब आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी, तो अभी हो जाएगी। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जय श्री राधे।